नमस्कार। आज सुबह जब नींद खुली और आदतन ट्विटर देखा, फेसबुक देखा तो खबर ये लगी कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए कई पत्रकारों को, जिनमें अभिषार शर्मा शामिल हैं, जिनमें भाषा सिंह शामिल हैं, जिनमें उर्मिलेश जी हैं, सोहेल हाशमी हैं, कई सारे ऐसे पत्रकारों के घर पुलिस पहुंची, उनके फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए और उनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाने तक मुझे नहीं पता है। और ये भी हुआ कि एक वीडियो आया है जिसमें उर्मिलेश जी को दिखाया जा रहा है गाजियाबाद उनके घर से लेकर, और पुलिस लोधी रोड थाने जा रही है। एक अजीबोगरीब मामला है ये। 2 साल पहले भी न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापा पड़ा था और 2 दिन छापा चलता रहा लेकिन कुछ मिला नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगवा दी थी कार्रवाई पर, तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। बताया ये जा रहा है कि 17 अगस्त को एक नई एफआईआर हुई है और ये एफआईआर अमेरिका के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर हुई है। आश्चर्यजनक यह है कि विदेशी अखबार में ही अडानी के बारे में भी बहुत कुछ छपा था, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। अगर कानूनी गलती है तो कार्रवाई में कोई दिक्कत भी नहीं है। समस्या यह है कि पत्रकार उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो जाएगा। तो इसी विषय पर हमने सोचा आज बातचीत की जाए। हमने बुलाया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी को, उत्तर प्रदेश में कार्यरत रहे एक्स आईपीएस विजय शंकर सिंह जी को, और कांग्रेस और इंडिया के प्रवक्ता के रूप में हमने बुलाया है सुरेंद्र राजपूत जी को। तो सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी को जाना है पीसी के लिए, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं विजय शंकर जी को नमस्कार करूं। असल बात, आज चश्मा नहीं लाया तो दूर से देख करके वो नहीं हो पा रहा था। विजय भाई, स्वस्थ होंगे आप? नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, एक छोटी सी 2 लाइनें हैं फराज की, उसमें क्या नाम, सफेद रंग की इमारत को आप दिल्ली में ले लीजिएगा, बस इतनी सी बात है कि सफेद रंग की एक इमारत जिसकी नगर नगर में धूम, अंदर दुनिया भर की कालिक, ऊपर से मासूम, और उसमें बैठा जादूगर जब अपनी उंगली हिलाए, बाबा वाला जादूगर है, तो कोई शहर हिरोशिमा कोई नागासाकी बन जाए। अब हिरोशिमा नागासाकी को आप पत्रकारों के रूप में ले सकते हैं। सच बात यह है कि बहुत बेसिक एक क्वेश्चन है मेरा एजेंसी से। एक बात सिर्फ बता दीजिए कि पत्रकार को आपको पकड़ना है, अकाउंटेंट को पकड़ना है, फाइनेंशियल कंट्रोलर को पकड़ना है, आपको खबर पकड़नी है या पैसे पकड़ने? ये अगर आप तय कर लीजिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पैसे पकड़ने हैं, कोई गड़बड़ हुई है, स्वतंत्र है, हम भी समर्थन करेंगे। कहीं से कोई हवाला आ रहा है, कोई गलत हो रहा है, 9 साल में आपकी इतनी कमजोर सरकार हो गई है, एनआईए भी कमजोर हो गई है, फॉरेन की एजेंसी, आपकी जो पैसा आने वाली एजेंसियां देखती हैं वो भी कमजोर हो गई, रॉ भी कमजोर हो गई है, आपकी सरकार भीरुओं की सरकार हो गई है, पैसा आप रोक नहीं पा रहे, टेरर फंडिंग का नहीं रोक पा रहे, या बाहर से हवाले का नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इस सरकार को। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जांच कर रहे हैं तो जांच उन लोगों की कीजिए जिनके पास पैसे आ रहे हैं। जांच उन लोगों की आप कैसे करेंगे? उन लोगों के लैपटॉप आप कैसे ले जाएंगे जो खबर लिख रहे हैं? इसका मतलब आपको पैसे नहीं पकड़ने हैं, आपको हवाला की या तथाकथित अनियमितता की प्रॉब्लम नहीं है, आपको खबर से प्रॉब्लम है। आप पत्रकार पकड़ रहे हैं, आप लैपटॉप पकड़ रहे हैं, आप लैपटॉप में पैसे हैं क्या? लैपटॉप में पैसे तो नहीं है ना, लैपटॉप में तो खबर है। आप खबर पकड़ना चाहते हैं, आप डर गए हैं, आप डरे हुए लोग ही इस तरीके का एक्ट करते हैं। तो मेरा बड़ा स्पष्ट आरोप है कि ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है, जहां पर एक साहब बैठे हुए सिर्फ एक बात कहते हैं कि साहब, या तो आप हमारी तरह से चलिए, हमारे हिसाब से चलिए, आइदर माई वे और ऑन हाईवे। ये स्थिति इस सरकार ने पैदा कर दी है हम सब लोगों के सामने, और विशेष रूप से आप पत्रकार मित्रों के सामने। और जो पत्रकार आज की डेट में इस खबर पर खुशी मना रहे हैं, सत्ता समर्थक जो पत्रकार हैं, 2014 से पहले जो कहते थे कि मीडिया स्थायी विपक्ष होता है, मीडिया ही जो है विपक्ष का माई बाप होता है, मीडिया ही विपक्ष का जो है पिता के रूप में होता है, वो जो पत्रकार 2014 के बाद सत्ता पक्ष को अपना माई बाप कहने लग रहे हैं और विपक्ष को उन्होंने यतीम छोड़ दिया है। मैं उन लोगों को भी एक चेतावनी देना चाह रहा हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है।
और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये समय परिस्थिति, हाँ, ये समय परिस्थितियां सारी चीजें अशोक भाई बदलती रहती हैं। यकीन मानिए, खबरों को मजबूत करें पत्रकार मित्र, चाहे जिस वर्ग के हों, जिस विचारधारा के हों, जिस बात के हों। होना तो सिर्फ पत्रकारिता की एक ही विचारधारा चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज की डेट में कि उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को सत्ता से जोड़ लिया है। मैं आज तमाम लोगों के ट्वीट देख रहा था। सुरेंद्र भाई, एक सेकंड रोक के एक सवाल पूछूंगा कि एक और बात कही जा रही है, इसके पहले कि आप चले जाएं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। एक और बात कही जा रही है, सोच साहब ने कश्मीर से आज ट्वीट किया था कि कल जातीय जनगणना के आंकड़े आए और भारत के इतिहास में, समकालीन इतिहास में, ये एक जबरदस्त घटना थी जिसमें बिल्कुल क्लियर आया कि कौन सी जातियां कितना परसेंटेज हैं, सारा कुछ। और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, लालू प्रसाद जी ने भी ट्वीट किया और लगभग पूरे इंडिया ने उसका समर्थन किया, ट्वीट किया। और चर्चा में आज मुझे उम्मीद थी कि उसी पर चर्चा होगी। आज हम लोगों ने प्लान भी किया था कि उस पर ही बात करेंगे। सोच साहब ने ये ट्वीट किया है कि ये जो है उस पूरी बहस को दबाने के लिए है। इसको कैसे आप देखते हैं? मीडिया मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ये। देखिए, आज की डेट में मैनेजर ही लोग तो सत्ता चला रहे हैं। कोई किसी का मैनेजर है, कोई 20,000 करोड़ वालों का मैनेजर है, कोई उनसे बड़े वालों का मैनेजर है। मैनेजर की सोच तो मैनेजर वाली ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं अशोक भाई, यकीन मानिए कि अब जनता मुद्दे तय करेगी। ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो सत्ता समर्थक मीडिया की बहुतायत हो गई है मेन स्ट्रीम के मीडिया में, अब ये लोग मुद्दे तय नहीं कर पाएंगे। जातिगत जनगणना एक सच है, नंबर 1। जातिगत जनगणना का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक घटना है, नंबर 2। नंबर 3, इस पर पब्लिक डिस्कोर्स चलेगा, बात होगी। जो इसकी बात करेगा वो मेन स्ट्रीम मीडिया रह पाएगा, और जो इसकी बात नहीं करेगा वो इतिहास के पन्नों में गद्दार के रूप में दर्ज होगा, और उसका कहीं ना कहीं कोई अता पता नहीं रहेगा जनता की स्मृति में। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर शासन सत्ता ने आपको एक टूल दिया है कि आप इस मीडिया के डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कशन के डिस्कोर्स को, यानी जाति जनगणना को आप चेंज करो, तो कृपा करके मत कीजिए। अपने आप को इतिहास के कूड़ेदान में जाने से बचाइए। मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है, क्योंकि वो कभी ना कभी पत्रकार रहे हैं, 2014 से पहले वो लोग पत्रकार थे। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पत्रकारिता को बचाइए, अपनी, कम से कम अपनी अना का तो बचा लीजिए। तो आप डिस्कोर्स चेंज करने की हिम्मत या हिमाकत ना करें वो लोग। ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जाति जनगणना जो है वह ऐतिहासिक सत्य है। इस लड़ाई को तो हम लड़ लेंगे कानून में भी, संविधान में भी, लेकिन जाति जनगणना को अगर आप इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास आपको कूड़ेदान में डालेगा। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपको पीसी में जाना है, आपने पहले ही बताया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाह रहा हूं। नहीं, क्षमा वाली कोई बात नहीं, आगे हम लोग बात करते रहेंगे जी। विजय शंकर सिंह जी, आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे केसेस आपने हर तरह के डील किए हैं, यूपी जैसे स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप रहे हैं सर। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा आप इसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको भी आप फॉलो कर रहे थे, लगातार लिख रहे थे, तो इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? जी, आज सुबह जब ये खबर मिली कि दिल्ली में छापा पड़ा है न्यूज़ के कुछ पत्रकारों पर, और ये खबर भी फेसबुक से मिली, तो थोड़ी उत्कंठा हुई। जब मैं नेट पे गया तो मुझे वायर की रिपोर्टिंग मिली, उसके अलावा कुछ और खबरें मिली। उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, ये यूएपीए की धाराएं हैं। ये धाराएं 13, 14, 15, 16, 17 धाराएं हैं। 13, 14 धाराएं जो टेररिस्ट एक्ट के लिए लगती हैं, और 17 धारा जो फंडिंग के लिए लगती है। यदि कोई संगठन कहीं से फंड पाता है, पैसा पाता है, और ये संदेह होता है कि उसका उपयोग आतंकवादी कृत्य में किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो गिरफ्तारियां होती हैं। अब यहाँ पर कानूनी पहलू से देखें तो दो बात है, चाहे उर्मिलेश जी हो, भाषा सिंह हो, अभिसार शर्मा हो, सोहेल हाशमी हो, या और लोग भी हो, ये न्यूज़ क्लिक के ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। मुझे नहीं पता न्यूज़ क्लिक के मालिक कौन है, ओनर कौन है। ये उसमें काम करने वाले या तो फ्रीलांसर होंगे, लिख देते होंगे, इन्हें उनका मेहनताना मिल जाता होगा, या यहाँ वो नौकरी करते होंगे। अब जहाँ ये काम करते होंगे वहाँ इनको पैसा कहाँ से मिलता है, वो पैसा कहाँ से जुगाड़ होता है, इनकी नहीं, इनको पैसा मिल जाए, इन्होंने अपना काम किया
और अपनी लेख किसी और अखबार के लिए लिख दिया, चाहे वेबसाइट के लिए लिख दिया। अगर सरकार को ये लगता है कि न्यूज़ क्लिप में जो पैसा चाइना से आया है वो आतंकवादी कृत्य के लिए आया है, तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, मालिक जिम्मेदार हैं। लेकिन मालिकों में से किसको पकड़ा गया, किससे पूछताछ हुई, कुछ नहीं पता है। हमने उर्मिलेश जी को जाते देखा है, उर्मिलेश जी से व्यक्तिगत रूप से भी परिचय है, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वो किसी भी संस्थान के ओनर नहीं है, बल्कि वो नौकरी करते रहे, फ्रीलांसिंग करते रहे, बड़े पत्रकार हैं। जहाँ उनको उनकी विचारधारा को लोग एक्सेप्ट करते, वहाँ वो लेख लिखते, वो छपता रहा है। तो कानूनी स्थिति में जिस तरीके से पत्रकारों को किया गया, यहाँ पर मुझे यही बात कहनी है जो भी सुरेंद्र राजपूत कह के गए हैं कि, और आपने भी कहा है कि हो सकता है कल जातिगत जनगणना के बाद 3-4 दिन तक ये मुद्दा गर्म रहेगा और लंबे समय तक गर्म रहेगा और इसको लेकर बहसें होंगी। तो हमारा जो मीडिया है, परंपरागत मीडिया जिसको कि हम गोदी मीडिया के नाम से अक्सर कहते हैं, उस मीडिया में इस इशू पर कोई चर्चा नहीं होने जा रही है। वो चर्चा किसी और मुद्दे पर करेंगे और वो चर्चा आज के इस मुद्दे पर करेंगे, पत्रकारिता की फंडिंग की, चाइना की फंडिंग की, वॉशिंगटन पोस्ट के लेख की और विदेशी हस्तक्षेप की, ये सब फंडिंग करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जब ये पत्रकार जैसे अभिसार शर्मा हुए, उर्मिलेश जी हुए, न्यूज क्लिक हुआ, वायर हुआ, आप हुए, आप सब पाठक जी हुए, तो ये लोग जो जातिगत जनगणना के आधार पर जब अपनी बात कहना शुरू करेंगे तो उससे जो माहौल बनेगा, इस माहौल से सरकार बहुत असहज है। क्योंकि जातिगत जनगणना पिछले 10 साल में सिवा ये कहने के कि मैं ओबीसी से आता हूँ, हम ओबीसी के लिए करते हैं, ओबीसी के लिए कहीं कोई कार्य हुआ नहीं है। जो भी कार्य हुआ है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में कार्य हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस पूरे छापे को राजनीति से प्रेरित और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से प्रेरित मानता हूँ। मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश भाई, आपने जिंदगी भर पत्रकारिता की है, अब जाके स्वतंत्र पत्रकार हुए हैं, वरना नौकरी की है। तो मालिक के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये कितना आप लोगों को पता होता है? आपकी तनख्वाह जो दी जा रही है वो डॉलर में आए पैसे को कन्वर्ट करके दी जा रही है, या युआन में आए पैसे को कन्वर्ट करके दी जा रही है, या किसी और मुद्रा में आए पैसे को कन्वर्ट करके दी जा रही है? इससे कितना आपका सरोकार रहता है, नंबर 1। नंबर 2, मालिक के लिए पैसा जुटाने का आपके जमाने में कितना प्रेशर होता था आपके पास? अशोक जी, पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे मालिक के पास पैसा किस माध्यम से आ रहा है। स्वाभाविक तौर पर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जिन संस्थानों में काम मैंने किया, जिनमें संपादक रहा, लंबे समय संपादक रहा, वे सब साफ सुथरे क्रियाकलापों वाले लोग थे। मेरे ऊपर कभी विज्ञापनों का दबाव नहीं रहा। मैं संपादक था तो उस नाते मैं अपने संपादकीय स्वायत्तता के निर्वाह के साथ काम करता था। मुझे कभी किसी मालिक ने नहीं कहा कि ये विज्ञापन जुटाओ, ये इसके लिए पैसों की व्यवस्था करो अखबारों। अब जो बात अभी सुरेंद्र भाई कह के गए, विजय शंकर सर कह रहे हैं, मैं भी उसी पर आता हूं कि अगर किसी भी संस्थान के पास किसी भी माध्यम से अनैतिक तरीके से कोई धन आ रहा है, चाहे वो अखबार समूह हो, चाहे टेलीविजन चैनल हो, या कोई सामाजिक संस्था हो, एनजीओ हो, तो सरकार को पूरा अधिकार है, वो कानून सम्मत विधिवत जो कार्रवाई कर सकती है उस पर करे। वो न्यूज क्लिक हो, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, वो द क्रेडिबल हिस्ट्री हो, नवभारत हो, कोई भी हो, कानून को सारे अधिकार हैं। लेकिन उसमें काम करने वाले लोग कहीं से भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। जब मैं नवभारत में था, मैं लगातार 10 साल नवभारत में रहा, और उस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ग्रुप था, 11 संस्करण थे उसके। उस समूह ने, आपको याद होगा अशोक जी, 90 के दशक के बाद में प्लांटेशन कंपनियों का एक बुखार चढ़ा था देश में लोगों को कि पेड़ों के नाम पर निवेश लगा करो और 25 गुना पैसा मिलेगा 5 साल में, इत्यादि इत्यादि। नवभारत समूह ने एनबी प्लांटेशन नाम से एक कार्यवाही शुरू, एक वो प्रस्ताव रखा समाज में और लोगों से पैसा लिया। उसके बाद उस अखबार का पतन हो गया, और उस अखबार के पतन में बहुत बड़ा योगदान इस तरह से वित्तीय संसाधन जुटाने का है। लोगों का विश्वास भंग हुआ क्योंकि जिन लोगों ने पैसे जमा किए उन्हें पैसे वापस नहीं मिले। कानून ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में मेरा रिपोर्टर, मैं संपादक के तौर पर, या मेरा डेस्क पर काम करने वाला सब एडिटर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हेड, हम सब तो कहीं जिम्मेदार नहीं थे। तो कानून ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। न्यूज क्लिक ने अगर विदेशी फंडिंग ली है और उसमें कोई अनियमितता है तो कानून कार्रवाई करे।
लेकिन जो लोग उसके रिटेनर हैं, जो लोग खबरें देते हैं, या कोई स्लॉट उनके पास आधा घंटे का है कि ये प्रोग्राम बना के हम देंगे, वे कहीं से भी इसमें उत्तरदायी नहीं हो सकते। एक एक बात मैं शायद करेक्शन करना चाहता हूं अशोक जी, हो सकता है मैं सही हूं या गलत। वो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, वाशिंगटन पोस्ट की नहीं है, जिसमें न्यूज क्लिक के ऊपर चीन से फंडिंग का आरोप। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं, ये तकनीकी पक्ष है, थोड़ा सा मैं इसके भी जानना है हमारे दर्शकों के लिए कि कोई भी विदेशी फंडिंग, किसी भी तरह का विदेशी जो सहयोग है, उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए भारत में कानून है, एफसीआरए कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में अशोक जी अभी 25 सितंबर को एक और संशोधन हुआ है। एक्ट ये कहता है कि अगर आपको कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से कोई फंड लेना है हमारी संस्था कर्मवीर के लिए, द क्रेडिबल हिस्ट्री के लिए, न्यूज क्लिक के लिए, तो हमें उसके लिए लाइसेंस लेना होगा एफसीआरए कानून के अंतर्गत। सालाना लेखा जोखा देना है, आपको खाते बताने पड़ेंगे कि किस खाते में चीन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से कहां से पैसा आ रहा है। जो नया संशोधन हुआ है वो अभी गृह मंत्रालय ने 25 तारीख को उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें कहा गया है कि जो विदेशी निवेश से आपने अचल संपत्तियां बनाई हैं, अगर कोई एनजीओ है उसने अपना दफ्तर बनाया है, कोई मकान बनाया है, या कोई और समाजसेवी संस्था अपनी संस्था के लिए कोई इकाई बनाई है, तो उसका लेखा जोखा भी उसको देना। ये 25 सितंबर 2030 का संशोधन है। तो कानून के पास तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो अवैध रूप से आए हुए पैसों की जांच नहीं कर सके। कानून को सारे अधिकार हैं, लेकिन अगर कोई संस्था लाइसेंस लेकर विदेशी कोई सहयोग ले रही है तो वो तो सारा उसके खातों में दिख रहा है, वो छुपा भी नहीं सकती कोई संस्था। इस देश में एक इतनी बड़ी संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था खुद को कहती है, उसके ऊपर भी तो विदेशों से सहयोग लेने के आरोप हैं। हम सब 10-20 साल से सुनते आ रहे हैं, वो संस्था तो पंजीकृत तक नहीं है, वो किस रूट से, किस माध्यम से पैसे लेती है विदेशों से हम नहीं जानते, उसकी कभी कोई जांच नहीं होगी। लेकिन आज की इस कार्यवाही की मंशा जो है उसे समझने की जरूरत है। मंशा है सत्ता के खिलाफ बोलने लिखने वालों को खामोश करना, उनकी जुबान पर ताला लगाना। जो बिक सकते हैं उन्हें खरीद लिया गया, जो बिकने को तैयार नहीं है उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की ये मुहिम है। सोची समझी चाल है कि जो लोग अब भी सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़े हैं और सरकार ये जानते हुए भी इस छोटे से एक हिस्से पर कानूनी डंडा चला रही है जो बहुत कम बचा है। बड़ी संख्या तो सत्ता के चारण और भाटों की है ना। कितने लोग बचे हैं जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, कितने लोग बचे हैं जो कोरोना में सरकार से सवाल पूछ रहे थे, कितने पत्रकार बचे हैं जो चीन के अतिक्रमण पर सत्ता से, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। मुश्किल से 10% हिस्सा पत्रकारिता का बचा है, अब उसे भी खामोश करने की कोशिश में है ये सरकार। लेकिन इस सरकार को पता नहीं है तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो मेरे आपके जैसे लोग इन अंधेरों को सुबह तो नहीं कहेंगे, इन्हें अंधेरा हम कहते रहेंगे। हो सकता है हम और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं हमारे आपके घरों की घंटी बज जाए, अगली दस्तक हमारे आपके घर तक ऐसी किसी खादी वर्दी की हो, खाकी वर्दी की, हम उसके लिए तैयार हैं। जी अशोक भाई। विजय शंकर जी, आपके पास आ रहा था जब राकेश भाई किस्सा सुना रहे थे तो मुझे सहारा का याद आ रहा था। सहारा भी अखबार निकालता था, अखबार बंद हो गया, लेकिन सहारा के किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का मुझे तो कम से कम कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको हो तो जरूर बताइएगा। इसके पहले भी न्यूज क्लिक के ऊपर एक बार रेड हुई थी, 2-3 रात लगातार रेड चली। वो प्रवीण पुरकायस्थ के घर पे ही हुई थी और उसके बाद कुछ खास निकला नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस बार आप कैसे देख रहे हैं? यूएपीए जिस तरह से लगाया गया है उसमें समुदायों के बीच में हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? कैसी कार्रवाई हो सकती है? मंशा क्या समझ में आ रही है? अब जब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर, जो सेना के कहने पर मणिपुर में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, जब उस पर मुकदमा कायम हो सकता है, तो आज जिन लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है या छापे पड़ रहे हैं, उनके बारे में तो पहले से ही सरकार को पता ही है उनके खिलाफ, जबकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, दो समुदायों के बीच
सौहार्द को बिगाड़ने की जहाँ तक बात है, ये अगर किसी के लेख में आया है तो उस लेख का नाम होना चाहिए, उसके खिलाफ बताया जाना चाहिए। लेकिन फंडिंग और दोनों को एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता। फंडिंग एक दूसरा इशू है। फंडिंग है कि आपने एफसीआरए का उल्लंघन करके बाहर से पैसा मंगाया है, और अगर एफसीआरए का उल्लंघन करके बाहर से पैसा मंगाया है तो वो एक इकोनॉमिक क्राइम है, उसके लिए मैनेजमेंट दोषी है या जो उसका मालिक है वो दोषी है। पत्रकार दोषी नहीं होता, पत्रकार अपने कंटेंट का दोषी होता है। जैसे आप कोई लेख लिख रहे हैं, आपके लेख से सौहार्द बिगड़ता है, तो या तो आपके लेख को समझा नहीं जा पा रहा हो, एक ये भी दृष्टिकोण हो सकता है कि आपके लेख को हम समझ नहीं पा रहे हैं और झूठे कह दे रहे हैं कि आप सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आपस में बात करके समझी जा सकती हैं। लेकिन ये छापा जो फिलहाल जो पड़ा है, मुझे तो यही लगता है कि कल शाम तक जिस तरीके से पूरे देश भर में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर बीजेपी के खिलाफ तेजी के साथ एक माहौल बना है और ओबीसी के सही सभी लोगों का स्वर इस स्वर में शामिल हुआ है कि आखिर कार्रवाई क्या हुई, क्यों नहीं इसको किया गया, 10 साल तक क्या कार्रवाई हुई। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जो इस जातीय जनगणना के मुद्दे पर अकेली अलग थलग पड़ गई है। अब इलेक्शन है 5 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और मिजोरम में। मिजोरम को किनारे कर दीजिए, वहां दूसरा इशू होगा। लेकिन इन 4 राज्यों में स्थिति बहुत विकट है और हर जगह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं आ रही है। सर्वे भी बता रहे हैं और लोग भी जो वहाँ के लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों का भी यही कहना है कि बदलाव होगा। ऐसी स्थिति में यदि इन पत्रकारों को जो सरकार के खिलाफ रोज कुछ कुछ लिखते रहते हैं, टीवी डिबेट में आते रहते हैं, मुखर होते रहते हैं, उनको अगर दबाया नहीं गया, उनको अगर रोका नहीं गया, उनको अगर हतोत्साहित नहीं किया गया तो सरकार की क्या स्थिति होगी। क्योंकि सरकार को अब गोदी मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो देखता है वो भी एक मनोरंजन के रूप में देखता है, कि इसलिए देखता है कि वो कह क्या रहे हैं, उसके कहने का कोई असर नहीं है। तो मेरा ये कहना सीधे ये कहना है कि पॉलिटिकल फंडिंग एक आवरण हो सकती है यूपीए लगाने के लिए। पहले ये साबित करना पड़ेगा कि टेररिस्ट एक्ट है भी कि नहीं है। तो उर्मिलेश जी के मैं अक्सर लेख पढ़ता रहता हूँ, अभिसार शर्मा का भी शो देखता रहता हूँ, सुहेल हाशमी के भी कुछ पढ़ा है, फेसबुक पर भी देखा और सोशल मीडिया पर भी देखता रहता हूँ। मुझे तो ऐसी कोई चीज जो कानून का उल्लंघन करती हुई नहीं आती है, और यदि आती है तो स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अशोक जी आपका ये लेख जो है सौहार्द बिगाड़ रहा है। लेख का कौन सा अंश सौहार्द बिगाड़ रहा है, कौन सा वाक्य सौहार्द बिगाड़ रहा है, और वाक्य भी किस तरीके से आपको सिलेक्टेड नहीं हो सकता कि हम आपके लेख से जो है 2 वाक्य छांट लो गए कि आप दंगा करा रहे थे। तो बहुत सी चीजें हैं। अब देखिए आगे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी, जाना भी चाहिए। कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मुझे तो यही लगता है कि ये फिलहाल ये जो संकट आया हुआ है जातीय जनगणना का, जो इतनी आसानी से चलने वाला नहीं है, ये भी और विकराल रूप होगा, इस पर और बहस होगी, इसी को दबाने का ये प्रयास है। अच्छा, पढ़ेंगे गौहर ठाकुरता साहब, व्यक्तिगत रूप से उनसे मैं परिचित हूँ। उन्होंने फ्लाइंग राफेल पर एक किताब लिखी है जो बहुत मशहूर किताब हुई, राफेल घोटाले पर हुई है। अभी कुछ दिनों पहले, जब ये 3-4 दिन पहले उन्होंने अडानी के इस पर किताब लिखी है, उन्होंने बाहर से कहाँ पैसा आया, अडानी का चाइनीज कनेक्शन पर रवि नायर ने कई लेख लिखे हैं। इन सब चीजों पर सरकार ने कोई जांच की? यदि चीन से पैसा लेना गुनाह है तो बहुत सी शेल कंपनी, 8,000 करोड़ रुपए का भी खुलासा हुआ है कि बाहर से शेल कंपनियों से पैसा यहाँ आके इन्वेस्ट हुआ है। इस पर तो किसी की जुबान नहीं खुली, इस पर तो किसी एजेंसी ने नहीं झांका, न ईडी ने झांका, न एनआईए ने झांका। एनआईए छोड़िए, एनआईए आतंक को देखती है, क्या ईडी ने झांका, क्या सेबी ने झांका? और ये बात हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, और इसी अक्टूबर में उसकी सुनवाई है, 13 या 14 अक्टूबर को। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल एक सिलेक्टिव कार्रवाई है और पत्रकार को दबाने की कार्रवाई है। और बहुत पहले एक किताब लिखी गई थी, प्रेस अंडर प्रेशर, जब इंदिरा गांधी का दबाव पड़ा था इमरजेंसी के पहले, जब एक प्रतिबद्ध कमिटेड प्रेस की बात की जा रही थी, तब एक किताब दुर्गादास जी ने लिखी थी, प्रेस ऑन प्रेशर, कि प्रेस को कैसे प्रेशर में आप रखते हैं। ये उसी का है, बस फर्क ये है कि टाइमिंग इनकी इन्होंने ऐसी चुनी है जिससे सीधे शक इन पर जाहिर हो रहा है। राकेश भाई, चुनावों की बात आई, आप जिस प्रदेश में हैं वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं और माहौल जैसा है वो आप जानते हैं। राजस्थान में कुछ साल होता दिख नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ पर तो बीजेपी खुद भी बात नहीं कर रही है, मिजोरम तेलंगाना को छोड़ देते हैं, हमें भी उनके बारे में बहुत नहीं पता है। तो आपको ये लग रहा है कि चुनाव के पहले की कुछ बदहवासी भी ये हो सकती है?
देखिए अशोक जी, जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त स्थिति है वो लगातार अपने ढलान पर दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी जितने भी मुद्दे लेकर आती है वे लगभग टाएं टाएं फिस हो जाते हैं, या उनका श्रेय कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां ले लेती हैं। जैसे महिला आरक्षण बिल का श्रेय कांग्रेस के खाते में चला गया। तो इस बदहवासी में वे हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कल जो ओबीसी की गिनती बिहार सरकार ने जारी की, उसके बाद ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि अब ये गेंद भी विपक्ष के पाले में जाती हुई दिख रही है। तो उसको फिलहाल तात्कालिक कोई तौर तरीका अपना के फायर फाइटिंग के लिए उन्होंने मीडिया पर हमला कर दिया। मैं इसे स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानता हूं। हम पहले सारी बात कर चुके हैं, कानून का कोई उल्लंघन हुआ है तो हम में से कोई भी कानून से परे नहीं है। लेकिन जो लोग पत्रकार हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और इसमें अशोक भाई बी रघुनंदन, वे तो साइंटिस्ट हैं, विज्ञान लेखक हैं, दिल्ली साइंस फोरम के से जुड़े हुए हैं, उनका आतंकवाद से अब रिश्ता बना। राकेश भाई, सोहेल हाशमी इतिहासकार हैं और दिल्ली के इतिहास पर काम करते हैं। शायद दोस्तों को पता नहीं होगा कि दिल्ली में वो बड़ी खूबसूरत वॉक्स कराते हैं। दिल्ली के जो पुरानी जगह हैं वहां पर वो वॉक लेके जाते हैं जहां देश दुनिया से लोग आते हैं, जिनको दिल्ली का वो इतिहास बताते हैं। पॉलिटिकल मुद्दों पर तो बहुत कम बोलते लिखते हैं। वही तो आश्चर्यजनक बात है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। अब वो धूल में लट चला रही है कि जो भी उसकी चपेट में आ जाए उस सबका सिर फोड़ दिया जाए। लेकिन अंततः इससे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को नुकसान ही होगा। एक तबका ऐसा जरूर है जो गोदी मीडिया, जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कहते हैं, उसके अलावा ट्विटर पर भी उतर आए हैं लोग जो सरकार के समर्थक पत्रकार हैं। वे मोर्चा ले रहे हैं इन पत्रकारों के खिलाफ जिनको पुलिस ने आज पकड़ा है, जबकि उन्हें खड़े होना चाहिए अपने पेशे के लोगों के खिलाफ। और यही कारण है कि हमारा देश अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में, प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया में नीचे से 20वें नंबर पर। विजय सर ने अभी ट्वीट भी किया है और हम सब जानते हैं, हर साल हम एक पायदान नीचे उतर आते हैं। और अंतिम बात, चीन के साथ किसी भी तरह का लेन देन अगर अपराध है तो भारत सरकार खुद चीन से सबसे ज्यादा व्यापार करती है। हर साल हमारा कारोबार चीन के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो एक नंबर में होता है, सरकारी तौर पर होता है, आयात निर्यात कोई चोरी छुपे नहीं हो सकता। इसके बावजूद अगर चीन इतना बड़ा दुश्मन है, 200 अरब डॉलर का घाटा है पिछले साल चीन के साथ व्यापार में। 37% आयात चीन से हमारा बढ़ा है, 37.37%, और हमारी तरफ से चीन को निर्यात घटा है, साल दर साल कम होता जा रहा है। चीन के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते तो इतने प्रगाढ़ रहे हैं, वे देश के आज तक के ऐसे सबसे ज्यादा मिलने वाले प्रधानमंत्री हैं जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष से, मुख्यमंत्री थे तब सबसे ज्यादा मिले, प्रधानमंत्री हैं तब सबसे ज्यादा मिले। इसके बावजूद मैं अंतिम तौर पर यह कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम करे, लेकिन कानून अगर बदले की लाठी बन जाए, मीडिया की जुबान बंद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये लोकतंत्र, संविधान, पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की आजादी सबके ऊपर कुठाराघात है। इसके बावजूद पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव का कांटा निकाल दो। आपके भोपाल के ही शहर कैब भोपाली साहब का शेर है ना, शायद ये कैब भोपाली साहब का शेर है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दफ्तर में लगा था, आपको याद होगा, नव भारत और नई दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल। सर, आखिरी इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, फिर हम बात समेटते हैं। जी, आखिरी टिप्पणी मेरी यही है कि जैसे अभी पाठक जी ने ये बताया कि वो पत्रकार जो सरकार के पक्ष में बोलते रहते हैं, उन्होंने इस पर मोर्चा खोल दिया है इनकी गिरफ्तारियों पर, इनके ये खिलाफ बोल रहे हैं, गिरफ्तारी के पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे याद है अभी जब इंडिया गठबंधन ने उनके कार्यक्रमों में नहीं जाने का फैसला किया था, तो उन्होंने इसको ये कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। आज पूरी की पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई, जब इनके लिखे को आपने नकार दिया है, इनके लिखने के कारण आपने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। सोहेल हाशमी एक इतिहासकार और पॉलिटिकल नहीं लिखते, ये सभी जानते हैं कि पुलिस को ना पता हो लेकिन बाकी लोगों को पता होगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अंत में मैं एक चीज ये कह के समाप्त करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में
उनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्या करें। ले दे के एक राम मंदिर का इश्यू अब नया निकलेगा कि हमने मंदिर बनाए, ये हमारी उपलब्धि है, जबकि सही बात यह है कि मंदिर बनाने में विवाद मंदिर का नहीं था, मंदिर की भूमि का था। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से भूमि का विवाद तय हो गया, उसके बाद मंदिर बनना ही था, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट बनाता, चाहे अयोध्या के संत बनाते, चाहे जनता बनाती, चाहे सरकार बनाती, जो भी बनाता। तो वो कोई उपलब्धि नहीं रही है। असल उपलब्धि आर्थिक मोर्चे पर है। आप 10 साल से कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, लेकिन ओबीसी के सवाल पूछेंगे इस 10 साल में हमें मिला क्या? बात कही जा रही है कि 90 सेक्रेटरीज में 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, लेकिन 3 सेक्रेटरी भी ओबीसी तभी पहुंचे हैं जब वो आईएएस से होकर उस रैंक पर पहुंचे हैं। उस रैंक पर जाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, इन सब मूल मामलों को पिछले 10 साल में क्या काम हुआ, इस पर वो नहीं बताएंगे। अंत में यही कह देंगे कि मुसलमानों से उन्हें खतरा है। जब उनसे कहिए मुसलमानों से क्या खतरा है, किस मुसलमान ने आपको नुकसान पहुंचाया है, इस पर भी वो चुप हो जाएंगे। तो सीधी सी बात, ये सब कुछ मुद्दों को भटकाने की साजिश है, किसी का है। और अगर ये कल का नहीं आया होता, ये तात्कालिक कारण हो सकता पहले दिमाग में रहा हो कि इनको किसी तरीके से कब्जे में किया जाए, ये एक तात्कालिक कारण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अदालत से रिलीफ मिलेगी, हो सकता है आजकल में ही रिलीफ मिल जाए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे ही और याचिकाएं भी दाखिल होंगी, जैसा होगा आप सबको पता ही चली जाएगा। मुझे अंत में यही कहकर मैं समाप्त करूंगा कि इस प्रकार की गतिविधि से प्रेस का मनोबल तोड़ना है, लेकिन मनोबल टूटता नहीं है किसी का। जो आदमी दृढ़ संकल्पित होता है उसका मनोबल नहीं टूटता है, वो अपनी बात कहने के रास्ते निकाल लेता है। सोहेल हाशमी सफदर हाशमी के छोटे भाई हैं। सफदर हाशमी कांग्रेस के सरकार के समय मारे गए थे सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार बोलने के लिए, ट्रेड यूनियनिज्म के लिए, मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। अभिसार शर्मा को आज कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे कि 2014 से पहले वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार लिख रहे थे। उर्मिलेश जाति के सवाल से लेकर कश्मीर के सवाल पर लगातार बोलते रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमें जो समझाया जाता है, सिखाया जाता है वरिष्ठों द्वारा, वो ये कि जो भी सत्ता है उसके ऊपर सवाल करो। जहां भी दमन हो रहा है, वहां जिस व्यक्ति के खिलाफ दमन हो रहा है उसके पक्ष में खड़े हो जाओ। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है, मुझे सुबह सुबह मैं मुसोलिनी के बारे में पढ़ रहा था, कल रात को बहुत देर तक मैं पढ़ता रहा। मुसोलिनी खुद एक पत्रकार था, फिर वो कैसे कैसे सत्ता तक पहुंचा, और सत्ता तक पहुंचने के बाद पहला काम उसने ये किया कि जितने भी अपने विरोधी पत्रकार थे, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया या मार दिया, और सारे अखबारों को या तो बंद करा लिया या अपना ही मुखपत्र बना लिया। यही कहानी हिटलर की है, यही कहानी जियाउल हक की है, यही कहानी दुनिया के ढेरों तानाशाहों की है। लेकिन इसके बाद की कहानी यह है कि आवाजें बंद नहीं हुई, यहां से नहीं तो वहां से, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। न स्टालिन के सामने आवाजें बंद हुई, न मुसोलिनी के सामने आवाजें बंद हुई, और ना ही किसी और के सामने आवाजें बंद हुई हैं। बहुत साफ हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कानूनी गड़बड़ी हुई है तो जिसने भी की है वो सजा का हकदार है। लेकिन एक संस्था अगर कहीं से पैसे ले रही है और गड़बड़ तरीके से पैसे ले रही है, तो उसमें काम करने वाले या उसके लिए शो करने वाले पत्रकार उसके लिए कैसे दोषी हो जाते हैं, ये सवाल आपके सामने मैं छोड़ के जा रहा हूं, देश के सामने छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा कि अगर पत्रकार, लेखक, ये सारे लोग ही सरकार से सवाल उठाना छोड़ देंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो जनता के सवालों को उठाएगा कौन? राकेश भाई, विजय शंकर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुरंत के बुलावे पे आप लोग आए, बहुत शुक्रिया।